हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 40 स्मॉल ए देख लिया था, हाँ या ना? इस सेक्शन 40 ए स्मॉल ए ने छोटी सी बात की, छोटा है तो छोटी बात करेगा, है कि नहीं? बड़ा तो वो होता है जो ये होता है, जो बड़प्पन दिखाता है। क्यों? इसने उससे थोड़ा आगे लिबरल होकर बात की। छोटे ने छोटपन की बात की, क्या बोला कि भाई हम ये खर्चे 100% डिसअलाउ करेंगे, आप कोई भी हो कैसे भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी बंदे ने, एसएससी ने, किसी नॉन रेसिडेंट को इन इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में कोई पेमेंट किया है जिस पर टीडीएस चार्ज करना था, चाहे वो इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, पेमेंट किया है बिना टीडीएस घटाए और टीडीएस का डिडक्शन होना चाहिए था, तो उस केस में हम उस अमाउंट की डिडक्शन नहीं देंगे। या टीडीएस चार्ज करना था और उसने टीडीएस चार्ज कर लिया था, लेकिन टीडीएस को गवर्नमेंट के अकाउंट में सेक्शन 200 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डिपॉजिट नहीं करवाया था टाइम लिमिट के अंदर, तो उसको भी हम डिसअलाउ कर देंगे। हम अलाउ उस प्रीवियस ईयर में करेंगे इन खर्चों को जिस साल ऐसा टीडीएस या तो उसने चार्ज कर लिया था या चार्ज किया था, जमा नहीं किया था, तो जब तक वो जमा न कर दे। क्लियर? दूसरा मैंने बताया था, अगर किसी एसएससी ने किसी रेसिडेंट को कोई पेमेंट दिया है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंट का, इंटरेस्ट का, कमीशन का, ब्रोकरेज का, या कोई और सम जिस पर टीडीएस चार्ज करना था चार्ज नहीं किया, या चार्ज किया था गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट नहीं किया, कब तक? 139(1) की डेट के अंदर, रिटर्न दाखिल करने की डेट के अंदर तक, तो उस केस में ऐसे खर्चे डिसअलाउ होंगे। अलाउ उस साल होंगे जब वो इन पर टीडीएस या तो चार्ज कर ले या टीडीएस चार्ज किया था, जमा नहीं किया था, और जब तक कि वो जमा न कर दे। अब क्लियर? लेकिन एक बार अगर सैलरी डिसअलाउ हो जाती है तो फिर अलाउ नहीं होती, ये भी मैंने बताया था। फिर नेक्स्ट बताया था, कोई भी डायरेक्ट टैक्स होगा वो अलाउ नहीं होगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वेल्थ टैक्स हो। कोई भी प्रोविज़न आप बना लो, अलाउ नहीं होता। आज हम बात करेंगे सेक्शन 40 कैपिटल ए की। तो सेक्शन 40 स्मॉल ए कवर हो चुका था, सेक्शन 40 कैपिटल ए की बात करते हैं। ये तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे हम सेक्शन 40 स्मॉल ए की बात करें, कैपिटल ए की बात करें, या 43B की बात करें। कैपिटल ए बोलता है कि हाँ, मैं आपको छूट दूंगा, मैं आपको डिडक्शन देने को तैयार हूँ, बशर्ते कुछ कंडीशंस पूरी हों। क्या पूरी हों? कुछ कंडीशंस पूरी हों। पहला उसने बोला कि आप मिस्टर एक्स हो, आपने सामान खरीदा है 5 लाख रुपए में, मिस्टर वाई से आपने इसकी डिडक्शन मांगी है। इनकम टैक्स वाला क्या बोल रहा है कि आप मिस्टर एक्स हो, आपने अपने ट्रेडिंग पीएल से 5 लाख रुपए की डिडक्शन मांगी है उस सामान की जो आपने खरीदा है मिस्टर वाई, और आप हमें बताओ न बताओ भाई, लेकिन हमें मालूम है कि मिस्टर वाई आपका है भाई। नहीं समझे मेरी बात? आप दोनों के बीच में किस चीज़ का रिलेशनशिप है जिनसे आपने माल खरीदा है? ये ब्रदर हैं दोनों, ब्लड रिलेशनशिप है, हो ना? बात की बात है, भाई हैं दोनों। इसने माल बेचा है और है एक नंबर का निखट्टू, इसकी आज तक इनकम आती थी 1 लाख। इसने जो सामान इसको बेचा है, बेसिकली ये अगर ये सामान मार्केट से खरीदता तो ये सामान जानते हो कितने में खरीदता? 3 लाख में। 5 लाख में खरीदा है भाई से, उसकी इनकम बढ़ा दी और अपनी इनकम बहुत कम कर दी। बात समझना, फायदा हुआ कि नहीं? सरकार को क्या लगा? चूना लगा कि नहीं लगा? तो वहाँ पर एसएससी ऑफिसर को, एसेसिंग ऑफिसर को एक राइट दिया गया है। कहा गया है कि जब इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपको दिखें परचेज सेल्स के,
या किसी सर्विस को देने से रिलेटेड एक्सेसिव अमाउंट दिखे, मैंने अपने बिजनेस में अपनी वाइफ को दिखा दिया मैनेजर और मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ 50,000, देना चाहिए 10,000, देना चाहिए 15,000, जेन्युइनली देना चाहिए 20,000, लेकिन मैं दे रहा हूँ 50,000, दैट इज़ योर अनरीजनेबल अमाउंट. अनरीजनेबल अमाउंट इज़ योर 30,000, बियॉन्ड 20,000 इज़ योर अनरीजनेबल और एक्सेसिव अमाउंट. जो आपका एक्सेसिव अमाउंट है उसको असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देगा अगर खर्चे में आपने जोड़ा है तो. और अगर इनकम में लिया है, मान लो हमने अपने भाई को सामान सेल किया 3 लाख में, नहीं हो सकता, पक्का ना? 3 लाख में इससे सामान खरीदा है, हमको अपना प्रॉफिट अधिक दिखाना था, इसका कम दिखाना था. क्या दिखाना था? अपना अधिक और इसका कम. इसका कम दिखाने के लिए सेल कम कर दो, सेल कम रेट पर कर दो, इसका प्रॉफिट कम हो गया. तो कहा गया ना, एसेसिंग ऑफिसर के पास राइट है इसको नॉर्मल मार्केट वैल्यू पर लाने के लिए. तो इनकम को फेयर मार्केट वैल्यू तक लाया जा सकता है और खर्चों को जो आपने एक्सेसिव अलाउ किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा. अब क्लियर है? पक्की बात है. दैट इज योर सेक्शन 40A का पहला पॉइंट. एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर दिया है कि नहीं दिया है? इफ एन एसएससी इनकर्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स गुड्स सप्लाइड, services rendered or facilities provided by a specified person. Clear? The assessing officer can disallow such expenditure to the extent it is excessive or unreasonable. The extent to which the expenditure is excessive or unreasonable shall be determined having regard to the fair market value of the goods, services or facilities for which the payment is made or the legitimate needs of the business or profession of the assessee or benefit derived by or accruing to him therefrom. That's it. सेम वही चीज़ बोला है. नीचे हमको कुछ रिलेशनशिप दिए हुए हैं. स्पेसिफाइड एसएससीज होते कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन्स होते कौन हैं. जैसे उन्होंने कहा ब्लड रिलेशन, तो क्या केवल ब्लड रिलेशन आएगा? जरा हम बात करें इंडिविजुअल एसएससी के केस में, एनी रिलेटिव ऑफ द एसएससी, एनी रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो या ना हो, एनी पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द एसएससी और हिज रिलेटिव हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. एनी रिलेटिव ऑफ द एसएससी, आगे देखें लिखा हुआ है कॉमा, यानी अब पॉइंट बदल गया. एनी पर्सन यानी अदर देन रिलेटिव, जरूरी नहीं कि रिलेटिव कोई भी हो, मामा चाचा नाना नानी काका काकी कुछ भी हो, सब लोग आ जाएंगे उसमें. लेकिन अगर रिलेटिव नहीं है, हम और इसकी बात करें और इसका मेरे बिजनेस में 20% का वोटिंग पावर है या मेरा इसके बिजनेस पर 20% का वोटिंग पावर है, तो भी इंडिविजुअल के केस में वो स्पेसिफाइड एसएससीज हो जाएंगे. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाता है? जब आपका किसी दूसरे के बिजनेस पे 20% या उससे अधिक का इंटरेस्ट हो या वोटिंग पावर हो. क्लियर हुआ? पक्की बात ना? नहीं. तो इंडिविजुअल ऑफ एन एसएससी के केस में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं बताएं? कोई भी रिलेटिव और कोई भी दूसरा ऐसा बंदा जो रिलेटिव ना हो, अगर उसका एसएससी के बिजनेस में या एसएससी का उसके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो. सेकंड, अगर हम बात करें कंपनी फर्म एओपी और एचयूएफ, एनी डायरेक्टर पार्टनर और मेंबर और रिलेटिव ऑफ सच पर्सन, रिलेटिव को अंडरलाइन कर लें. रिलेटिव ऑफ सच पर्सन का मतलब डायरेक्टर का रिलेटिव, पार्टनर का रिलेटिव, मेंबर का रिलेटिव. एनी पर्सन इन हुज बिजनेस और प्रोफेशन द एसएससी और डायरेक्टर और पार्टनर और मेंबर ऑफ द एसएससी और एनी रिलेटिव ऑफ द सच पर्सन हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. वही चीज यहाँ तो इनका पर्टिकुलर या इनके किसी रिलेटिव का दूसरे के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या उनका इनके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. क्लियर? पक्की बात ना? ऑल एसएससीज, एनी इंडिविजुअल हु हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एसएससीज बिजनेस और प्रोफेशन, अ कंपनी फर्म. ठीक है, छोड़ देते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर कॉपी की हुई हैं, देख लेंगे इसको. नीचे यहाँ देखें 3 केस लॉ दिए हैं, उसके नीचे दिया हुआ है 2 केस लॉ दिए, उसके नीचे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2. अगर मैंने, सुने इधर, अगर मैंने किसी को पेमेंट किया है रेवेन्यू नेचर का, किसका? ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में कहीं सेट कर लें. अगर मैंने कोई पेमेंट किया है, आगे लिख लें रेवेन्यू, अगर मैंने कोई पेमेंट किया है
रेवेन्यू नेचर का, दिखा कि नहीं, पेमेंट दिखा है ना, पॉइंट नंबर 2 है, अगर मैंने किसी रेवेन्यू नेचर का पेमेंट किया है 20,000 से अधिक, कितने से अधिक, सुनो ना, 20,000 से अधिक कैश में, या कह सकते हो अदर देन अकाउंट पे चेक। मुझे जो पेमेंट करना था 20,000 से ऊपर का, वो मुझे चेक से पेमेंट करना था। गवर्नमेंट कहती है जो भी बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑल दोज ट्रांजैक्शन शुड बी डन थ्रू बैंक। ब्लैक मनी को हटाना है, वाइट मनी को लाना है। अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करोगे तो नॉर्मल इकोनॉमी में शामिल होगा, लेकिन अगर आप कैश से ही ट्रांजैक्शन कर लेते हो अंदर ही अंदर, तो वो ब्लैक मनी मानी जाएगी, वो ब्लैक मार्केटिंग है। ब्लैक मनी, आज की डेट में हमारी 2 इकोनॉमीज चलती हैं, एक वाइट मनी की इकोनॉमी और दूसरा उसके पैरेलल चलती है ब्लैक मनी, ठीक है ना। तो इस ब्लैक मनी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू पे एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू द अदर वन which is in excess of rupees 20,000, then you should try that there is an obligation on you to pay it off through check and not check through account pay check। जरा देखें, where the SSC incurs any expenditure in respect of which a payment or aggregate of payments, सर समझ में नहीं आया ये एग्रीगेट वर्ड क्यों जोड़ा, फिर देखें, where the SSC incurs any expenditure in respect of which a payment or aggregate of payments made to a person in a day, अंडरलाइन कर लें एग्रीगेट को, अंडरलाइन कर लें अ डे को, अ डे, अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक, हाँ या ना, exceeds ₹20,000, then 100% of the payment would be disallowed। कितनी बड़ी बात बोला। अगर मुझे किसी को 20,000 रुपये से अधिक का पेमेंट करना है, इसने चालाकी की, इसने कहा सर जी आप माल हमसे खरीद ही रहे हो 25,000 का, एक काम करते हैं आप मुझे 25,000 2 बार पेमेंट कर देना, एक बार 15,000, एक बार 10,000, सुबह आऊँगा 15,000 ले जाऊँगा, शाम को आऊँगा 10,000 ले जाऊँगा। अरे आप टेंशन क्यों करते हो, 25,000 आप हमको दे दो, हम एक सुबह की एंट्री दिखा देंगे, एक शाम की एंट्री दिखा देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ये चालाकी नहीं चलेगी बेटा, अ डे लिखा हुआ है, पूरे एक दिन में 20,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। इसने और चालाकी की, इसने गवर्नमेंट को कहा तू डाल मैं पात। इसने 2 बिल बना दिए, एक 15,000 का अलग बिल बना दिया, 10,000 का अलग बिल बनाया। कह रहा है जो मैंने 25,000 ले गया हूँ, एक तो 15,000 पहले बिल का है और दूसरा 10,000 दूसरे बिल का है। गवर्नमेंट ने कहा बेटा ये भी चालाकी नहीं चलेगी तेरी। एक दिन में अगर आप किसी एक पर्सन को 20,000 रुपये से अधिक का पेमेंट देते हैं अदर देन अकाउंट पे चेक या अदर देन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो पूरा का पूरा पेमेंट, इंटायर अमाउंट विल बी डिसअलाउड। वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। जब खर्चे को खर्चा नहीं मानोगे, इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात? नहीं, पक्का? लेकिन कहा गया ये ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो होती हैं उनके केस में 35,000 रुपये तक का आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकते, केवल एक केस में। किस केस में? इन द केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेस द अमाउंट स्पेसिफाइड इज ₹35,000। क्लियर है? नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? मुझे अपना सामान यहाँ से कानपुर भेजना है और ट्रांसपोर्टर वाला कह रहा है कि हमारा पेमेंट बनता है 30,000। मैंने अगर उसको 35,000 रुपये तक देना है, देन आई एम फ्रीली अलाउड टू पे हिम अप टू ₹35,000, बट बियॉन्ड 35,000 आई हैव टू पे।
मीन्स अगर एक दिन में मुझे उसको 35,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करना है तो मुझे उसको अकाउंट पे ही चेक से ही पेमेंट करना पड़ेगा, मैं उसको कैश नहीं पेमेंट कर सकता। यानी कि जो ट्रैवलिंग का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम करते हैं, किराए पर देते हैं आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, हायर पर देते हैं, उनके लिए 35,000 रुपये तक छूट है। 35,000 रुपये तक का पेमेंट आप उनको कैश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अदर देन दोज एजेंसीज़ आप अगर पेमेंट 20,000 रुपये से ऊपर करते हैं तो आपको चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है ये? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? जरा देखें, पॉइंट नंबर 2 भी हम लोगों ने देख लिया। पॉइंट नंबर, अच्छा एक और चीज़ देखें जो अच्छी चीज़ बताई गई है। हमने 20,000 रुपये से अधिक का पेमेंट किया, क्या करोगे आप? गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसअलाउ करेगी। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरा मन नहीं था कि 20,000 रुपये से ऊपर 25,000 रुपये का मैं पेमेंट कैश में करूं। अरे बैंकों की हड़ताल चल रही थी, क्या करूं? ना करूं बिजनेस? बंद कर दूं? बोलते क्यों नहीं? करेंगे ना। वहाँ पर कहा गया अगर हड़ताल की बात है तो आप कैश पेमेंट कर सकते हो। क्लियर? दंगे फसाद हो गए हैं, क्या करें? क्या करें बताएं? कैश पेमेंट ना करें? कर सकते। बैंक नहीं है जिस एरिया में मैं रहता हूं दूर दूर तक कि अब मैं चेक निकालने के लिए किसी को चेक दूंगा तो अब मैं 20, 25, 50 किलोमीटर दूर जा करके चेक बुक ले आऊंगा और उसके बाद पेमेंट करूंगा। वहां मैं पेमेंट कर सकता हूं। एग्रीकल्चरल कोई पेमेंट करना है, खेती से रिलेटेड अगर आपको पेमेंट करना है तो पूरी तरह फ्रीली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में आप पेमेंट कर सकते हो। बात समझ में आ रही? ये दिया हुआ है सब चीजें रूल 6DD में। देखें जरा पेज नंबर 16 में रूल 6DD। अच्छा मैं बैंक को पेमेंट कर रहा हूं। अच्छा एक अच्छी चीज सुनो, इसने मुझे 3,000 दिया, उसने मुझे 4,000 दिया, इसने मुझे 8,000 दिया, इसने मुझे 2,000 दिया, उसने मुझे 4,000 दिया, उसने मुझे 6,000 दिया, टोटल मिलाकर 45,000 हो गया। और मैं बैंक में पैसा डालने गया, बैंक ने कहा 20,000 रुपये से ऊपर का चेक देना पड़ेगा। अरे भैया 20,000 से ऊपर का चेक कैसे दूंगा? मैं तो बैंक में पैसा डालने ही आ रहा हूँ, मैं तो उसी वाइट मनी को वाइट मनी में ही कन्वर्ट करने आ रहा हूँ। तो बैंक में आप पैसा लाख रुपए भी कैश जमा करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। 10 लाख 1 करोड़ रुपए आपके पास कैश हो, आप बैंक में जितना चाहो जमा करो, वो तो खुद वाइट मनी ही है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मैंने बैंक से निकाला 1.5 लाख रुपए, बैंक वाला कहेगा ना तेरे को चेक से दूंगा। अरे तू कौन होता है चेक से देने वाला? मैं दूंगा ना चेक से, तू मुझे कैश दे दे ना। मेरी बात समझना। तो बैंक से पैसा निकालना, बैंक से पैसा जमा करना, बैंक में पैसा जमा करना, आप कितना भी निकाल सकते हो, कितना भी जमा कर सकते हो। LIC को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, GIC को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्या उनके साथ मेरा कोई पर्सनल एग्रीमेंट है क्या? क्या मैं गवर्नमेंट को चूना लगाऊंगा क्या उन लोगों को पेमेंट दे करके? बोलते क्यों नहीं? पॉसिबल नहीं। आप उनको भी कैश दे सकते हो और ले सकते हो, वो कैश में तो देंगे नहीं, हमेशा आपको चेक से ही देंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है कि हाँ 20,000 और 35,000 की लिमिट है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। मैं ज़मीन खरीदने गया, उसकी ज़मीन मैं खरीदने गया हूँ, वो ज़मीन अपनी बेच रहा है 1 करोड़ रुपए की, क्या मैं कैश नहीं दे सकता उसको? कैश नहीं दे सकता? दे सकते हैं, रेवेन्यू नेचर का मैंने लिखवाया है, मैं उसको 1 करोड़ रुपए कैश दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम यहाँ PGBP पे खर्चों की अलाउबिलिटी और डिसअलाउबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो PGBP में खर्च, ये लैंड कोई खर्चा नहीं होता, दैट इज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एंड बिकम पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, नॉट द पार्ट ऑफ द PL अकाउंट। अब क्लियर है? चले, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का प्रोविजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सेक्शन 40 स्मॉल ए ने सीधे सीधे कहा है प्रोविजन ऑफ एनीथिंग इज डिसअलाउड। तो क्या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड कर दोगे? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड भी होता है और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी डिसअलाउड भी होता है। ढंग से सुनना, डिफरेंस करना बहुत जरूरी है दोनों के बीच में। कौन सा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड होगा और कौन सा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी डिसअलाउड होगा, जरा उसको ढंग से सुनो। किताब पढ़ने के लिए नहीं बोला मैंने, हमको देखें कौन सा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड होता है। नहीं पढ़ लें 4 लाइन, अगर पढ़ने का शौक है 4 लाइन पढ़ लें, हमको बता दें सर कौन सा अलाउड होता है कौन सा डिसअलाउड, पढ़ने के बाद ही बता दें। पढ़े? बोल तो रहा हूँ पढ़े, अगर पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तो पढ़ नहीं रहे, पढ़े उसके बाद हमको बताएं।
बताए क्या समझ में आया? कौन बता सकता है? छोड़े, इधर देखिए, मेरे यहाँ 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, 200 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कभी ना कभी रिटायर कोई ना कोई होगा, वो मेरे लिए खर्चा है ही है। और जब रिटायर होगा तो एक अच्छा खासा अमाउंट ले जाएगा, तो मैंने उनको ग्रेच्युटी देना है उस समय, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद। उस लॉस के लिए मैंने आज ही प्रोविज़न कर लिया, क्या अलाउड हो जाएगा? ना ना, ये प्रोविज़न अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा रिटायर हो चुका है, ये रिटायर हो गया भाई साहब, अगर ये रिटायर हो गए तो अब मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि नहीं ग्रेच्युटी देने का? हाँ या ना? है या नहीं है? बोल रहे हैं। तो मुझे इनको ग्रेच्युटी देनी है, लेकिन अभी साल खत्म होने वाला है, मैंने इनको दी नहीं है, तो मैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के तौर पर दिखाऊंगा या नहीं? उसका अगर मैं प्रोविजन बनाता हूं, आउटस्टैंडिंग ग्रेच्युटी या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, बात समझना, तो वो मेरा अलाउड एक्सपेंडिचर है। ऐसी ग्रेच्युटी जो रिटायर्ड बंदे को देनी तय हो चुकी है, उसके लिए अगर आप प्रोविजन बनाते हो कि मुझे बिकम पेबल, देखो वर्ड लिखा हुआ है बिकम पेबल, अंडरलाइन कर लें, बिकम पेबल वर्ड लिखा होगा, अंडरलाइन कर लें। तो अगर बिकम पेबल है देन इट विल बी अलाउड एट ऑल। अब क्लियर, दोनों में फ़र्क समझ में आया? मुझे ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के समय देनी है ना, तो उसके लिए मैं आज से प्रोविज़न बना रहा हूँ। अरे भैया वो अलाउड नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रोविज़न अलाउड नहीं होता, चाहे वो ग्रेच्युटी का हो, चाहे किसी एक्सपेंसेस का हो, बैड डेट्स का हो, लॉसेस का हो, कुछ भी हो। यहाँ पर प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी अलाउड होगा केवल वो प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी विच हैज़ बिकम ऑलरेडी पेबल, दैट्स इट। मीन्स ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय रिटायर कर चुका है, केवल उसको पैसा उठा करके देना है, उसके लिए मैंने कोई प्रोविज़न बनाया तो। क्लियर? नॉन स्टैट्यूटरी अनरिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंडर कंट्रीब्यूशन आप अलाउ नहीं करवा सकते। नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर फंड है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्टाफ वेलफेयर फंड है, तो आपका खर्चा अलाउड नहीं होगा। उसमें आप कितना भी कंट्रीब्यूशन कर लें। एम्प्लॉय के लिए मेरे मन में आया क्यों ना जिम खोल दूं, स्टाफ वेलफेयर फंड बना लिया और उनके लिए जिम कर दिया, अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? चलो, ये दो प्रोविज़न सब तैयार रहेंगे, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, ठीक है ना? अब हम आएंगे सेक्शन 43B पे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने कवर किए थे। देखो कितना कन्फ्यूज़न होता जा रहा है, 2 दिन बाद तुम लोग इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़ हो जाओगे, सर उसमें कौन सा जाता था, इसमें कौन सा जाता था। याद तो सब आ रहा है लेकिन मिक्स हो जा रहा है। तो ज़रा देखते हैं। पहला बताया गया था सेक्शन 40 स्मॉल ए, छोटा आदमी छोटी बात, यही तो बात समझते हो। वो कहता है भैया हम अलाउड नहीं करेंगे, जाओ। जिद कर रहा है। जिद क्या कर रहा है? पहली चीज़ टीडीएस नॉन रेसिडेंट को, टीडीएस रेसिडेंट को, डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, कोई भी प्रोविज़न अलाउड नहीं होगा, बस इतना बोला। सेक्शन 40 बड़ा भाई स्मॉल कैपिटल है, उसने कहा कि हम अलाउ करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस के पूरा होने पर। अगर अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, रीजनेबल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट होगा तो हम डिसअलाउ कर देंगे, दूसरी चीज़। तीसरा प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, और फोर्थ अनरिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड, दैट्स इट। क्लियर है? लास्ट आते हैं सेक्शन 43B, और ज़रा देखें तो हम लोग इस सेक्शन को काफ़ी हद तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन 36 में, अदर डिडक्शंस के केस में। किस केस में? याद आया? अदर डिडक्शंस में मैंने कुछ डिडक्शंस बताई थी, जरा वापस आए सुन लें। मैंने क्या बताया था? इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का अलाउड होता है सेक्शन 36 में। मैं रिकैप कर रहा हूँ केवल समझाने के लिए, और 43B का हवाला दूंगा। क्या दूंगा? कौन सा? इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का, इंश्योरेंस प्रीमियम लाइव स्टॉक का, कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी वाला,
इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू चेक, ये 3 इंश्योरेंस प्रीमियम थे। 4th था बोनस और कमीशन, और मैंने आगे लिखवाया था सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, लिखवाया था। पहला ये दिमाग में रखवाएगा, बोनस और कमीशन सेक्शन 43B, यानी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ये चीज़ें अलाउड होती हैं। मुझे बोनस या कमीशन एम्प्लॉयज़ को देना है, मैंने पीएल के डेबिट में लिख दिया, अगर मैंने उसका पेमेंट कर दिया है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में तो अलाउड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग बेसिस पर अलाउड नहीं होगा। अभी आते हैं, अभी आधा बोला है मैंने केवल, यानी सेक्शन 43 भी कहता है ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस दीज एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। आप भले बुक्स ऑफ अकाउंट मर्केंटाइल सिस्टम पर रखते हो, क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्रीवल सिस्टम पर रखते हो, बिकम पेबल हो जाएगा ना, तो आउटस्टैंडिंग खर्चे को भी हम अलाउड करवा लेंगे। नॉर्मल अकाउंटिंग में तो यही सिखाया जाता है। अरे नॉर्मल अकाउंटिंग में सिखाया जाता है, हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ टैक्सेशन में कहा गया इफ़ बोनस और कमीशन has been made, has already been paid, then you can get the benefit of the deduction under section 36 on the basis of the payment made actually। क्लियर है? चलो दूसरा बताया गया, तो बोनस और कमीशन इस पॉइंट पर आएगा सेक्शन 43B में। आगे हम लोग बढ़े थे तो याद होगा कि डाइड एनिमल्स के केस में मैंने बताया था, बोन्स और कैरकेसेस के केस में वो उसका 43B से कोई लेना देना नहीं था। देखो डाइड एनिमल्स की बात आती है ना, कुछ जल्दी याद आता है, मरे वो लोगों की याद जल्दी आती है। तो देखो तो यस सर, अभी बोनस और कमीशन बताया था तो सोचना पड़ रहा था। अच्छा 5th पॉइंट नहीं, रिटायरमेंट का केस है ना। पॉइंट नंबर 5 बताया था मैंने उसमें कि अगर मैं प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देता हूँ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो वो अलाउड होता है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अब आएगा यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। वहाँ मैंने बताया था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में मैंने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो अलाउड होता है सेक्शन 36 में, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अब आएगा इसमें वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। मैंने बताया था ग्रेच्युटी फंड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी अलाउड होता है सेक्शन 36 में, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। मैंने आगे और बताया था सेक्शन 43B सेक्शन 36 में जीरो कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट पर इशू करना, लेकिन उसका 43B से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बैड डेट्स की अलाउबिलिटी बताई थी, उसका भी 43B से कोई लेना देना नहीं है। मैंने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस बताया था, उसका भी 43B से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक और पॉइंट बताया था सेक्शन 36 में इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका 43B से लेना देना है। क्लियर है? तो जिन जिन का 43B से लेना देना था वहाँ से उठाओ और यहाँ पर रखो। और अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं इस सेक्शन की। एक और चीज़ जोड़ देंगे इसमें, उन सारी चीज़ों को रखो, एक और चीज़ ऐड कर दो इसमें, एनी इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स तो पूरी तरह से अलाउ होता है। सेक्शन 40 स्मॉल इन्हें तो छोटी बात कर ही दी थी कि कोई भी डायरेक्ट टैक्स अलाउड नहीं होगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेज ओवर हियर। जरा देखें कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेक्शन 43B अब हम पढ़ते हैं, जरा ढंग से सुने। Certain expenses which are otherwise deductible shall be disallowed unless payment is made। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो शायद वो खर्चे अलाउ हो गए होते ड्यू बेसिस पर भी। Within the stipulated time limit and the evidence for payment of such tax is furnished along with the return of income। अंडरलाइन कर लें रिटर्न ऑफ इनकम। इसका मतलब ये कि अगर मैंने ये पेमेंट किए हैं ड्यू डेट के अपने प्रीवियस ईयर में और उनका प्रूफ मैंने लगा दिया है रिटर्न ऑफ इनकम में, तो मुझे छूट मिल जाएगी। अच्छा इधर बात करते हैं, अगर मेरा साल ख़त्म होता है, बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2013, प्रीवियस ईयर है 12-13 मान लेते हैं, और असेसमेंट ईयर कौन सा है 13-14, हाँ या ना। इसकी रिटर्न ऑफ इनकम मेरी भरेगी 31 जुलाई 2013 में। इसकी रिटर्न मुझे कहाँ दाखिल करनी है? 31 जुलाई 2013 में। अभी तुम लोग नहीं जानते हो रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है, नहीं जानते हो ना? नहीं जानते हो ना? रिटर्न ऑफ इनकम होती है कि अपनी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के सामने जा करके रख देना कि मैंने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। क्लियर है? आप हमसे क्या ले लो? टैक्स ले लो, आ बैल मुझे मार। क्या ऐसे करोगे? अपने मन से जाकर गवर्नमेंट को बता दो कि हमने इतना कमाया? आदमी बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि आप हमारे लिए क्या हो, आप दर ईमानदार आदमी हो। ये गवर्नमेंट मानते हुए चलती है। अगर गवर्नमेंट ये मान लेगी ये भी चोर है वो भी चोर है, तो सबके यहाँ पुलिस भेज दो। बात समझना, इन्वेस्टिगेशन होने लगा, लाओ कितना 10,000 कमाया, ना 20,000 कमाए थे, तुमने 10,000 नहीं दिखाया। इस तरह से बातें होने लगेंगी और करप्शन बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो
तो गवर्नमेंट ने आपको क्या मान लिया है? ईमानदार। गवर्नमेंट ने कहा हमारे नागरिक जो है, हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो क्या हैं? सबसे सभ्य और सबसे ईमानदार हैं, और जैसे ही कमाएंगे हमको तुरंत रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना? फिलहाल वो तो सीए बनने के बाद पता चलता है। चलो कि कितने की रिपोर्टिंग होती है और कितने की नहीं होती। तो 31 जुलाई 2013, तो इस डेट तक, ये रिटर्न की डेट है जब मुझे गवर्नमेंट को जाकर खुद बताना पड़ता है। वो कैसे, वो आएगा चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। तो उस डेट तक मुझे जाकर खुद बताना पड़ता है कि भाई हमने ये इतना इतना कमाया। तो जब मैं उस समय टैक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी छूट भी मांगूंगा। छूट मांगूंगा 31 मार्च 2013 तक की, और जब मैं छूट मांगूंगा बोनस और कमीशन की तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने वो बोनस और कमीशन 31 जुलाई के अंदर ही प्रूफ देना पड़ेगा रिटर्न के साथ कि मैंने वो पेमेंट कर दिया, मैंने वो पेमेंट कर दिया, मैंने वो पेमेंट कर दिया, और उसी की बेसिस पर मेरा ये क्या बना है? रिटर्न ऑफ इनकम बना है। देखें, द नेचर ऑफ सच एक्सपेंसेज at that time stipulated for payment are as follows: any sum payable by the SSC by way of any tax, duty, cess or under any law in force। ब्रैकेट में लिखते हैं आगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं हो रही। मैंने क्या बोला था? एक नई चीज़ जुड़ेगी। कौन सी चीज़? कौन सी चीज़ ऐड होगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ या ना? दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बता दिया, सुपर एन्युएशन फंड बता दिया, ग्रेचुटी फंड बता दिया, स्टाफ वेलफेयर फंड बता दिया, बोनस और कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। हो गया या नहीं? ये इतने पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। यानी सारी चीज़ें तो सेक्शन 36 से उठा कर रखे हो, केवल एक इसमें चीज़ जोड़ दी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ढंग से सुने। Any sum payable by the SSC as an employer in lieu of any leave at the credit of his employee shall not be allowed as deduction unless the payments are actually made within the due date for filing of return under section 139(1)। यानी ऊपर के जितने भी चीज़ें मैंने गिनाई हैं, अगर आप वो रिटर्न फाइल करने की डेट तक की भी अगर आप पेमेंट कर दे रहे हो, लिखा है पेमेंट बेसिस पर अलाउड होगा, तो पेमेंट तो इसी तारीख को हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था? पक्की बात है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैंने इस डेट के अंदर भी पेमेंट कर दिया तो भी यही माना जाएगा कि आपने इस डेट को पेमेंट कर दिया। मेरी बात समझना, अगर मैंने जो खर्चे मैंने लिस्ट गिनवाई हैं, अगर उनका पेमेंट 31 मार्च, अब ऐसा रूल क्यों आया भाई? जब आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में पेमेंट करो, बावजूद उसके आप फिर हमको एक और मौका दे रहे हो 31 जुलाई तक का या 31 सितंबर तक का, क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। सेल टैक्स कहता है, वैट कहता है कि आप हमें पेमेंट करो जून में, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। सेल टैक्स डिपार्टमेंट कहता है या सेल्स टैक्स एक्ट कहता है कि वैट कहता है हमको आप पेमेंट करो मई में, जून में, मार्च का पेमेंट आप मई में करो। इनकम टैक्स कौन होता है बीच में अड़ंगा डालने वाला, ये कहने के लिए तुम मार्च का पेमेंट मार्च में करो, सेल टैक्स का? अरे तुम नया रूल क्यों बना रहे हो? सेल टैक्स के लिए अलग एक्ट बना हुआ है, प्रोविडेंट फंड के लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट बना हुआ है, बोनस के लिए बोनस एक्ट बना हुआ है, ग्रेचुटी के लिए ग्रेचुटी एक्ट बना हुआ है। तुम कौन होते हो बीच में अड़ंगा डालने वाले? इतना टाइट रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स क्यों बना रहे हो? लोग जाएं तो जाएं कहाँ? वैट वाला कह रहा है 3 महीने और समय देता हूँ, तुम कौन होते हो वैट के बीच में काम खराब करने वाले? ना 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 ना। तो कहा गया रिलैक्सेशन देना जेन्युइन है। अगर कोई बंदा 31 मार्च 2013 तक के इन ड्यूज़ का पेमेंट 31 जुलाई तक भी कर देता है, रिटर्न दाखिल करने से पहले तक भी, तो भी मान लिया जाएगा कि उसने 31 मार्च को ही पेमेंट किया। अब क्लियर हुआ? पक्की बात। 2 केस लॉ हैं, जरा आप लोग पढ़ें और हमें बताएं क्या हैं वो केस लॉज।
जरा ढंग से देखें, इंटरेस्ट पेबल ऑन टर्म लोन, नोट में दिया हुआ इंपॉर्टेंट चीज पहले उसको समझ लें। इंटरेस्ट पेबल ऑन टर्म लोन to specified financial institutions and interest payable on any loan and advance to scheduled banks are governed by the provisions of section 43B, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा। इसीलिए कहा गया देयर आर इंस्टेंसेज, यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं वेयर इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द एसएससी सच अनपेड इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू लोन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शेड्यूल्ड बैंक। सच कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इनटू लोन शैल नॉट बी डीम्ड टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेक्शन 43B शैल अप्लाई। किस में कन्वर्ट हो गए? जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था ना वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? लोन में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लोन में। तो आप ये नहीं कह सकते हमने तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। अरे नहीं बोल सकते आप, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट तो किया ही नहीं, डिसअलाउ हो जाएगा, सेक्शन 43B लग जाएगा। क्लियर? लेकिन नीचे देखें, दो केस लॉ दिए हैं। इन अ केस वेयर एसएससी रीपेड, in a case where the SSC repaid the refund of excise duty along with interest as per the court order, such interest could not be treated as statutory liability and therefore doesn't partake the character of tax, cess, duty or fee as covered under section 43B। ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो आप जानते हो, ये वो इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ, in a case where SSC repaid the refund of excise duty along with interest, अगर एसएससी को कोई इंटरेस्ट मिला है, हाँ या ना, रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ढंग से पढ़ें। इन अ केस, एक्साइज ड्यूटी का मतलब तुम लोग जानते भी हो? नहीं, मुझे नहीं लगता मैक्सिमम लोग कुछ जानते होंगे। छोड़ दें इसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें दोनों पॉइंट। सर्कुलर की बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी पर डिटेल में बात करते हैं थोड़ी देर में। सर्कुलर की बात करते हैं। सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड सेल्स टैक्स डेफर्ड पेमेंट स्कीम। अब उसमें होता क्या था, कहा जाता था कि आप सेल टैक्स को कलेक्ट करते हो। सुनो ना, मैंने क्या कहा, मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, मैं मायावती नहीं हूँ मैं अखिलेश यादव हूँ, स्टेट गवर्नमेंट हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या कहा नहीं पता नहीं, असल में एक 3 लोग जा रहे थे ट्रेन में, तो रात का समय था, बिना टिकट के चढ़े हुए थे। तो जैसे ही टीटी आया, डब्बे के नीचे, मतलब जहाँ बैठने की सीट होती है उसके नीचे घुस गए, अलग अलग सीट के नीचे। टीटी आया, देखा कोई नहीं, अंधेरे में हाथ टटोलते हुए बाहर जा रहा था, तब तक एक आदमी का पैर लड़ गया, उसको निकाला, खूब मारा उसको। जैसे ही मारा उसको, एक लापा मारा, तब तक वो कह रहा है मारना मत, तो मुझे जानता नहीं। कह रहा है कौन है रे तू? कहा महात्मा गांधी तो माफ़ी वाफ़ी मांगा, चला गया। जैसे ही जाने लगा तब तक दूसरे का हाथ लड़ गया, उसको निकाला, उसको भी एक लाफा मारने वाला था। उसने कहा रुक, तू मुझे जानता नहीं। कहा कौन? कहा राजीव गांधी। उससे भी माफ़ी मांगा और जाने लगा। तीसरा अटैक कर गया, तीसरे का भी टच हो गया हाथ पैर, उसको निकाला, जैसे ही मारने लगा तू मुझे जानता नहीं। कहा कौन? कहा इंदिरा गांधी तो तीनों पकड़ा गए। तो वही चीज़ है। तो मुझे क्या स्टेट गवर्नमेंट समझना, लेकिन क्या समझना, अखिलेश यादव। तो हुआ क्या कि मैंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा किसको? अपनी जनता को, कि आपको बिजनेस लगाना है, आप बिजनेस लगाओ, हम आपको छूट देंगे सेल्स टैक्स की। किसकी? आपको लोन चाहिए ना, आपको इंसेंटिव चाहिए ना, आपको प्रमोशनल बेनिफिट्स चाहिए ना, हम आपको देंगे। आप लगाओ बिजनेस, 5 साल तक जितना टैक्स बनेगा, सेल टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करोगे, इससे कलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, मेरे पास कंज्यूमर से कलेक्ट करोगे, मेरे पास पेमेंट करोगे। मत करना मुझे पेमेंट, मत करना मुझे पेमेंट, उसको अपने पास एज अ लोन रख लेना, उसको अपने पास एज अ लोन रख लेना। टैक्स को किस में कन्वर्ट करो? लोन में। टैक्स रखो, लोन में कन्वर्ट करो, टैक्स रखो, लोन में कन्वर्ट करो। हमें टैक्स मत पेमेंट करना, 5 साल बाद धीरे 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 पेमेंट करना। तो क्या ये पेमेंट मान लिया जाएगा? गवर्नमेंट को मान लिया जाएगा? हाँ, ये पेमेंट मान लिया जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? टैक्स की बात हो रही है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बात कर रहा है फिलहाल।
दैट इज योर सर्कुलर नंबर 1। तो मान लिया जाएगा कि आपने वो समय पर पेमेंट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, आप उसकी छूट लेते जाओ, क्योंकि अब वो टैक्स नहीं, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लोन में। और 5 साल बाद आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, किसका पेमेंट करना है, लोन का पेमेंट करना है। बात समझना, किसका पेमेंट करना है, लोन का। वहाँ जो इंटरेस्ट है वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो बट ऑब्वियस उसका नेचर है। जो मैंने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिया, 10,000 रुपये मुझे लोन पर इंटरेस्ट चढ़ गया, तो अब मुझे 2 लाख नहीं देना, 2,10,000 देना है। तो अपने आप 10,000 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लोन में, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ये वो अमाउंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। उस 10,000 को हमेशा अलग रखो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर टैक्स है जिसको गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स को किस में कन्वर्ट करो, लोन में कन्वर्ट करो, और मुझे 5 साल बाद पेमेंट करना लोन का। अब बात समझिए, इसका मतलब मैंने टैक्स का तो पेमेंट समय पर कर दिया। अगला सर्कुलर है, सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ अमेंडिंग द सेल्स टैक्स एक्ट हैव इश्यूड ऑर्डर दैट सेल्स टैक्स हैज बीन डीम्ड टू हैव बीन कलेक्टेड एंड सब्सिक्वेंटली डिसबर्स्ड एज लोन। बोर्ड हैज क्लैरिफाइड दैट इवन इन दीज केसेस डिडक्शन ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, हाँ है ना। पहले केस में ये कहा गया था सेल्स टैक्स को आप रखो, बाद में कभी पेमेंट करना। दूसरा कहा गया सेल्स टैक्स को आप अपने पास रखो, लोन में कन्वर्ट कर लो। दोनों केसेस में कहा गया या तो आप डेफर्ड पेमेंट करना, आज सेल टैक्स लिए हो, 5 साल बाद टैक्स का पेमेंट करना, तो भी इंसेंटिव है। आज टैक्स ले लो, उसको लोन में कन्वर्ट कर लो, 5 साल बाद लोन का पेमेंट करना, बात वही पड़ी। दोनों केस में आपका मान लिया जाएगा कि टैक्स आपने समय पर पेमेंट किया, बात खत्म। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट की स्कीम के कारण उसको टाला ना, किसके कारण, गवर्नमेंट की स्कीम। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोले। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, 43B में सारी वही चीज़ें जो सेक्शन 36 में थी, केवल इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ ऐड हो गए थे। हमको उन्हें प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट कर देना है और पेमेंट बेसिस पर ही इन खर्चों की छूट मिलती है, पेमेंट बेसिस पर ही इन खर्चों की छूट मिलती है, डिडक्शन तभी मिलती है, क्लियर। लेकिन अगर मैंने रिटर्न की डेट तक भी अगर इनका पेमेंट कर दिया तो भी मान लिया जाएगा कि आपने इनका पेमेंट प्रीवियस ईयर में ही कर दिया था। आपको जो नॉर्मल डिडक्शन मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी, क्लियर है। 3 चीज़ें मैंने बताई। पहला, इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट को बिल्कुल अलग नज़र से देखो। अगर इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको इंटरेस्ट ही मानो, उसको लोन मत मान लेना, ठीक। उसके ऊपर सेक्शन 43B लगेगा। दूसरा मैंने बताया सेल्स टैक्स का डेफर्ड पेमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम में आया है कि सेल टैक्स आप आज कलेक्ट करते जाओ 5 साल बाद धीरे धीरे सेल टैक्स का पेमेंट करना, तो डेफरमेंट हो गया सेल्स टैक्स का। ये मान लिया जाएगा कि मैंने गवर्नमेंट की स्कीम को फॉलो किया और मैंने टैक्स समय पर पेमेंट किया। तीसरा, गवर्नमेंट ने कहा टैक्स अपने पास रखते जाओ, उसको लोन में कन्वर्ट करते जाओ, लोन में कन्वर्ट करते जाओ, 5 साल बाद हमको लोन का पेमेंट करना, ना कि टैक्स का। तो इसका मतलब मैंने जो गवर्नमेंट का लोन में कन्वर्जन किया है तो वो मैंने तुरंत उसका पेमेंट भी किया है सही समय पर, ये मानते हुए हम चलेंगे। अब क्लियर है। तो हम लोगों ने सेक्शन 40 स्मॉल ए कर लिया, सेक्शन 40 कैपिटल ए कर लिया और सेक्शन 43B कर लिया। जरा देखें लिखते कैसे हैं इसको। अब जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ढंग से देखें, दैट इज योर सेक्शन 40 स्मॉल बी। हाँ ठीक, याद करो जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था सेक्शन 28 बेसिक सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, उसमें मैंने बताया था एनी इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सैलरी और एनी अदर रिमनरेशन वॉट एवर द नेम इज पेड और पेबल बाय द पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर is very much chargeable to tax under the head PGBP। बताया था ना, मैं पार्टनर हूं किसी फर्म में, मुझे सैलरी मिली फर्म से, कहाँ टैक्सेबल होगी, PGBP में टैक्सेबल करोगे सैलरी को, बिल्कुल हाँ PGBP में टैक्सेबल होगी। मुझे क्या मिली है, सैलरी, लेकिन वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, मेरे हाथ में, PGBP में। मुझे वहाँ से बोनस मिला है, कहाँ टैक्सेबल होगा, PGBP में। मेरे हाथ में वो मेरे हाथ में वो PGBP हेड में टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रिमनरेशन, सैलरी, जो कुछ भी मिलेगा वो सब मेरे हाथ में आएगा, तो कहाँ जाएगा, PGBP में। लेकिन एक चीज़ को छोड़कर,
क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म, वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता है। क्या होता है? ये फर्म है, ये उसकी बैलेंस शीट है, उसने अपने पार्टनर को दिया सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी समझ लो, और जो बचा वो था प्रॉफिट। ए के हाथ में और 10,000 और 8,000 मान लेते हैं, ये रेशियो था। ये जो अमाउंट है ए के हाथ में टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, बोले ए, ये जो अमाउंट है कहाँ टैक्सेबल होगा? ए। ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा और ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये जो 10,000 रुपये निकला है किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। और ये जो 8,000 है वो किसके पास जाएगा? क्या टैक्स नहीं देंगे ये लोग इस इनकम पर? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उस पर तो टैक्स फर्म पेमेंट करेगी ना। फर्म टैक्स पेमेंट करने के बाद जितना प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में बांट देती है। तो टैक्स पेड अमाउंट होता है। टैक्स पेड अमाउंट, एक ही अमाउंट पर 2 बार टैक्स क्यों लगेगा? जब फर्म ने ऑलरेडी दे दिया है तो इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जब फर्म ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया तो इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स क्या हो जाएगा? तो शेयर इन द फर्म, शेयर रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म is very much exempted in the hands of the partner because it has already been taxed in the hands of the firm. क्लियर? क्लियर हुआ बात? तो हम लोग इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट, हमने इसको छूट दी 20,000, यहां पर मैंने इसको पेमेंट कितना दिया सैलरी? सुनो ना, 20,000। लेकिन फर्म को अलाउ हुआ खर्चा 18,000। कहा गया 18,000 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आप 18,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो इसका मतलब फर्म ने ज़्यादा कितना दे दिया है? 2,000। डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ का मतलब वो इनकम बन गई फर्म की, फर्म ने उस पर टैक्स पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब फर्म को छूट कितनी मिली? यानी फर्म ने कितने पर टैक्स नहीं पेमेंट किया? 18,000। और जितने पर फर्म ने टैक्स पेमेंट नहीं किया वही जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ए। यानी जो अलाउड अमाउंट होता है इन द हैंड्स ऑफ फर्म वही जाकर टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। अब क्लियर हुआ? हमें यही तो कैलकुलेट करना सीखना है दैट व्हाट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन वुड बी देयर इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। और इसके बारे में पूरी डिटेलिंग की है सेक्शन 40B ने। आप जो कुछ भी पार्टनर्स को दोगे, आप पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट दोगे, उन सारे अमाउंट्स को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। आप पार्टनर्स को कुछ भी दे दो, ये फर्म है और इसने पार्टनर को दिया है क्या मालूम है? इंटरेस्ट। इसने पार्टनर को दिया है, जानते हो क्या? सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। इंटरेस्ट को अलग रखो, बाकी चीजों को अलग रखो। फर्म जो होती है पार्टनरशिप फर्म, कभी कभी पार्टनरशिप फर्म को हम फर्म की तरह टैक्स लगाते हैं। यानी फर्म इज टैक्सेबल, firm is charged to tax as a firm, firm is charged to tax as an AOP, और firm is charged to tax as BOI। याद आया होगा जब मैं पर्सन की डेफिनेशन पढ़ा रहा था फर्स्ट लेक्चर में, सेक्शन 231 में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने उसी समय फर्म, AOP और BOI का डिफरेंस बता दिया था। फिर से हल्का सा हिंट देता हूं। फर्म में 3 पार्टनर हैं। कोई भी फर्म कब मानी जाती है मालूम है?
कोई भी फर्म कब मानी जाती है? जब उसने सेक्शन 184 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया हो। मैंने आपको इसमें हिंट भी दिया हुआ है सेक्शन 184 का, पेज नंबर है 13। मैंने हिंट दे रखा है कि कब हम फर्म को फर्म की तरह टैक्स लगाएंगे और कब हम फर्म को एओपी की तरह टैक्स लगाएंगे और कब हम फर्म को बीओआई की तरह टैक्स लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें कवर होती हैं सेक्शन 167 की, और आप वो फाइनल में पढ़ोगे। क्लियर? हमको आज केवल इतना देखना है कब हम फर्म को फर्म की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हम फर्म को फर्म की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे? या तो एओपी या तो बीओआई। फर्म को फर्म की तरह ट्रीट करने के लिए ये दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए, लिखित में पार्टनर्स की डीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिखित में पार्टनर्स की डीड होनी चाहिए, और वो रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए। और दूसरा, उस डीड में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिटेल होनी चाहिए। यानी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही फर्म को फर्म की तरह टैक्स लगाएंगे। अगर ओरल डीड है बोल करके, तो या तो एओपी में जाओ बेटा या तो बीओआई में जाओ। अगर डीड है, रजिस्टर्ड है, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड नहीं है, तो भी आप यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर, या तो एओपी की तरह लगेगा या तो बीओआई की तरह लगेगा। अब बात समझ में आई? तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये पॉइंट पढ़ देते हैं सेक्शन 184, अ फर्म शैल बी असेस्ड एज अ फर्म फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इफ द पार्टनरशिप इज एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के आगे लिख दें डीड। इंस्ट्रूमेंट मीन्स डीड। एंड को भी अंडरलाइन या सर्किल कर देंगे, यानी कि दूसरी कंडीशन भी साइमल्टेनियस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। द इंडिविजुअल शेयर ऑफ द पार्टनर्स आर स्पेसिफाइड इन दैट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं सेक्शन 40B। जरा देखें, ये टॉपिक ओवर। इधर देखें, कहा गया अगर एक फर्म को फर्म की तरह टैक्स लगाना है और जो अलाउबिलिटी देनी है, सबसे पहले आप इंटरेस्ट को अलग कर लेंगे, सैलरी बोनस कमीशन को अलग कर लेंगे। इंटरेस्ट अथराइज्ड बाय डीड, यानी डीड में लिखा हो कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है तो ही आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। मींस जो एग्रीमेंट बना है पार्टनर्स के बीच में, उसमें साफ साफ लिखा है, होना चाहिए दैट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एज एट द रेट ऑफ 10%, 11%, 12%, 13%, 15%, वॉट एवर द केस इज, दैट इज अप टू यू टू मेंशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन किसी भी कीमत पर ये इंटरेस्ट रेट 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर ये इंटरेस्ट रेट 12% से अधिक नहीं होने का मतलब आप डीड में 12% से अधिक नहीं लिख सकते। मैंने ऐसा नहीं बोला। डीड में आप 14 लिखो, 15 लिखो, 16 लिखो, 17 लिखो, 10 लिखो, 5 लिखो, जो लिखना हो लिखो। 12 से अधिक आपको अलाउबिलिटी नहीं मिलेगी। आपको जो इनकम टैक्स एक्ट में छूट मिलेगी ना, वो मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको छूट मिलती है। किसके बेसिस पर छूट मिलती है? सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको छूट मिलेगी, ये याद रखना है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा? मैक्सिमम अलाउबिलिटी कितनी होगी? 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। बात समझ में आई? अच्छा, हमने डीड में जानते हो एक हेरा फेरी कर दी। इसको आज मैंने पार्टनर बनाया अपनी फर्म में और सरकार को चूना लगाना ही है। मैंने इसको बोला एक काम कर, सरकार 12% के हिसाब से छूट तो देती है लो इंटरेस्ट लो कैपिटल पर, हम तुमको पिछले 4 सालों से अलाउ करते हैं इंटरेस्ट, अपनी डीड में ये लिखते हुए कि फलाना पार्टनर 2008 या 2009 या 2010 से इंटरेस्ट पाने का अधिकारी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं ले सकते। आप डीड के बाद की डेट में ले सकते हैं और आज के बाद से आगे चेंज कर सकते हैं। आज अगर आप इंटरेस्ट के केस को चेंज कर रहे हैं पिछले किसी साल से लेकर के, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। टू एनी पार्टनर,
चाहे वो माइनर पार्टनर हो चाहे वो मेजर पार्टनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस इंटरेस्ट की छूट मिलेगी मैक्सिमम 12% के रेट से। अगर अथराइज किया है डीड ने 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से, तो 8% की ही छूट मिलेगी, 12% की नहीं मिलने वाली। क्यों नींद? कितने की छूट मिलेगी? 8% के हिसाब से। पक्की बात है ना? बोलो भाई, डीड ने कहा 8%, तो 8% से ज़्यादा आप छूट कैसे ले सकते हो? ये क्लियर है? चलो, 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इंटरेस्ट उनको मिलता है कैपिटल पर। एक्स जा रहा था कहीं घूमने बाहर, उसने मिस्टर पी को ऑथराइज कर लिया कि तुम मेरे बजाय इंटरेस्ट ले लेना, रिसीव कर लेना, ठीक है ना? फर्म ने मिस्टर पी को इंटरेस्ट दे दिया, तो क्या माना जाएगा? हमने एक्स को दिया या पी को दिया? एक्स को दिया, एक्स को इंटरेस्ट दिया, हाँ या ना? फर्म ये नहीं कह सकती हम तो इसको 15% के हिसाब से दे सकते हैं, ही इज नॉट आवर पार्टनर बट वी आर पेइंग टू हिम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। अगर आप मिस्टर एक्स के बिहाफ पर मिस्टर पी को पेमेंट कर रहे हो तो आप 12% से ज़्यादा का तो वैसे भी नहीं कर सकते। आप ये प्ली नहीं दे सकते कि हमने मिस्टर एक्स को नहीं दिया, मिस्टर पी को दिया। आप मिस्टर पी को क्यों दे रहे हो? क्योंकि मिस्टर एक्स के बिहाफ पर दे रहे हो, और मिस्टर एक्स क्या है? पार्टनर है। तो मिस्टर पी को पेमेंट करने का मतलब आपने पार्टनर को पेमेंट किया, 12% से अधिक की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, ये चीज़ याद रखें। अच्छा, अगर मिस्टर एक्स मिस्टर पी का दोस्त है, मिस्टर पी ने फ़ोन किया एक्स को कि भैया एक काम करना, हमारे इंटरेस्ट तुम्हारी फर्म से मिलता रहता है, एक काम करो तुम मेरा इंटरेस्ट कलेक्ट करके रख लो, हम आकर तुमसे ले लेंगे। अब बताओ, अगर फर्म ने मिस्टर एक्स को इसका इंटरेस्ट पेमेंट किया है 15% के हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना अलाउड होगा? पूरा का पूरा। इसको दिया नहीं गया है, दिया तो इसको गया है मिस्टर पी को। आप इसको दिए गए जो इसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट है पी का, उसको आप इसकी कैपेसिटी में इंटरेस्ट नहीं मान सकते। अब बात समझ में आई? तो बाहरी आदमियों का इंटरेस्ट इस सेक्शन में कवर नहीं होता, केवल पार्टनर्स का इंटरेस्ट कवर होता है। अब क्लियर है? तो अगर मैंने इसको 15% के हिसाब से भी इंटरेस्ट दिया है इसके बिहाफ पर, तो दिया जा सकता है, लेकिन वो इंटरेस्ट पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया गया नहीं माना जाएगा। अब क्लियर है? एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आप लोग देख लेंगे। बात करते हैं इसकी सैलरी, बोनस और कमीशन की। चलें आगे। अथराइज्ड बाय डीड होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बोलो। केवल वर्किंग पार्टनर को होना चाहिए, यानी स्लीपिंग पार्टनर्स को अलाउड नहीं है। अब बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? डीड के थ्रू अथराइज्ड होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, केवल वर्किंग पार्टनर को होना चाहिए। इंटरेस्ट वर्किंग हो स्लीपिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिया जा सकता है। क्लियर? कितना कितना लिमिट बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट्स इट, दैट इज योर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर? हटा सकते हैं इसको। नोट हो गया है या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो तुरंत नोट कर लो, ये चीज़ें एक साथ मिलेंगी नहीं। असाइनमेंट में ही कहीं नोट कर लो, 2 मिनट दे दें, थोड़ा जल्दी नोट करें।
समझ में आया? ठीक है ना? दो चीज़ें, पहली चीज़ बुक प्रॉफिट क्या है, दूसरी चीज़ सीलिंग ऑफ रिमनरेशन, इंटरेस्ट को छोड़ करके। बहुत सिंपल है। पहले 3 लाख पर फर्स्ट ₹3 lakh of what book profit, %90 और 1,50,000, क्या विच एवर इज लेस है हायर हैं? देख लिया क्या तुमने? क्यों भाई हायर क्यों? रीजन भी बता दो। रेस्ट ऑफ बुक प्रॉफिट 60% देयर ऑफ, ये मैक्सिमम लिमिट है। कितना आसानी से ख़त्म हो गया ये बुक रिमनरेशन की सीलिंग। अगर बुक प्रॉफिट 5 लाख आया है, ढंग से सुनना, तो 5 लाख में से 3 लाख इधर रखो, 2 लाख इधर रखो। 3 लाख का 90% बट ऑब्वियस अधिक होगा 270, और 2 लाख का 60% 1,20,000। यानी पार्टनर्स को हम मैक्सिमम रिमनरेशन कितना दे सकते हैं पीएल से डेबिट में? 3,90,000। अब क्लियर है? दैट इज द मैक्सिमम अलाउबिलिटी ऑफ रिमनरेशन। अगर 4,10,000 है बुक प्रॉफिट, तो 3 लाख का 90% या 1.5 लाख, जो दोनों में से अधिक हो, बाकी 1,10,000 इधर चला जाएगा। क्लियर है? चल, ये बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है और ये हायर क्यों लिया गया है? अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो जाए तो पार्टनर्स और उसके घर वाले भूखों मरेंगे नहीं। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है अगर किसी फर्म में लॉस हो जाए तो उस घर को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर रोटी वोटी थोड़ी लोग खाते हैं, लॉस हो रहा है तो रोटी थोड़ी खाएंगे, घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे? अरे वो पार्टनर्स हैं, वो कर ही रहे हैं बिजनेस इसलिए ताकि घर वालों को मैनेज कर सकें। हाँ या ना? तो अगर फर्म लॉस में भी है, छोटी से छोटी पार्टनरशिप फर्म है और लॉस में है, तो भी उसको कितने की छूट मिल सकती है? पार्टनर्स को 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। 1 लाख माइनस में है प्रॉफिट, बावजूद इसके वो लोग 1.5 लाख रुपए अपनी फर्म से अपने रहने खाने के लिए निकाल सकते हैं। अब बात समझ में आई क्यों हायर वर्ड बोला गया है? ठीक है। दूसरा, बुक प्रॉफिट क्या होता है? ढंग से देखना। प्रॉफिट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 to 43D, यानी इस पूरे चैप्टर को लेकर के, इस सेक्शन को छोड़कर, 40B के सेक्शन को छोड़कर, क्लियर? प्लस इंटरेस्ट टू पार्टनर्स इन एक्सेस ऑफ
व्हाट 12%। जो भी पार्टनर्स को 12% से ऊपर का इंटरेस्ट दिया गया हो तो फालतू का दिया गया है, आप वो वापस जोड़ दो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, रिमनरेशन। तो रिमनरेशन घटा करके हम लोग रिमनरेशन कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स निकलता है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे टैक्स निकलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर टैक्स निकलता है ना, तो प्रॉफिट बिफोर रिमनरेशन होगा तभी तो रिमनरेशन कैलकुलेट करोगे। तो रिमनरेशन सारा का सारा जोड़ दो। तो ये प्रॉफिट बिफोर क्या आ गया, रिमनरेशन। यही है हमारा बुक प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर रिमनरेशन। क्लियर हुआ? पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज 4 सेक्शन कवर हुए हैं एक तरह से तुम लोग के, और सारे बेस्ट सेक्शंस हैं जहां बच्चे फंसते हैं। ये 4 सेक्शन हैं, बहुत ही बेस्ट सेक्शन हैं। जहाँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो ये होते हैं। 1-2 टॉपिक मैंने जानबूझकर स्किप करवाए हैं बीच में, उस समय आने पर ही बताऊंगा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का टाटा बोल सकते हैं कि अभी और कुछ पढ़ना है? एक क्लास और चलेगी इसमें आप लोगों के थ्योरी की। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर हो। थैंक यू बच्चों।